जो महिला आप यहाँ देख रहे हैं, एक माँ जो मेहनती थी, जिसने गुजारा करने के लिए कई नौकरियां की, अब वो नहीं रही। और जिस आदमी को कथित तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, अगर वो दोषी पाया गया तो उसे राक्षस से कम कुछ नहीं कहा जा सकता। केविन मोनिका। अधिकारियों के अनुसार उस व्यक्ति ने शिकागो के पास अपने घर में महिला को घंटों प्रताड़ित किया और हमला कथित रूप से रिकॉर्ड भी हुआ। अब पता चला है कि इस संदिग्ध हत्यारे ने इसी साल इस पीड़िता को पहले भी कथित रूप से नुकसान पहुंचाया था। हम लॉ एंड क्राइम के साथ इस मामले की पड़ताल कर रहे हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये कहानी हमारे पार्टनर मॉर्गन एंड मॉर्गन की वजह से दिखा पा रहे हैं। इसी कारण ऑन द केस यूट्यूब के टॉप ट्रू क्राइम शोज में है। मॉर्गन एंड मॉर्गन पिछले 35 सालों से अमेरिका की सबसे बड़ी इंजरी लॉ फर्म है। इसका भी एक कारण है, वे लोगों के लिए लड़ते हैं और अपने क्लाइंट्स के लिए 30 अरब डॉलर से ज्यादा रिकवर कर चुके हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड इसका सबूत है। देश भर में 100 ऑफिसों में 1000 से ज्यादा वकीलों के साथ मॉर्गन एंड मॉर्गन आपके लिए जंग में एक फौज खड़ी करने जैसा है। एक ऐसी टीम जो अपने क्लाइंट्स को उनका हक दिलाने के लिए पूरी ताकत से लड़ती है। हर लॉ फर्म एक जैसी नहीं होती। गलत फर्म चुनने पर आप शुरुआत में ही हार सकते हैं। घायल होने पर मॉर्गन एंड मॉर्गन से संपर्क करें। फीस जीतने पर ही लगेगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आप forthepeople.com/OTC पर जा सकते हैं। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। शुरुआत से पहले इस कहानी के लिए एक बड़ी ट्रिगर वार्निंग देना चाहता हूं। इस संदिग्ध पर जो करने का आरोप है वो वाकई भयानक है और इस बारे में बात करना मुश्किल है। और ऐसा लगता है कि ये इस संदिग्ध द्वारा की गई ताजा कथित हिंसक घटना है। लेकिन इस बार इसने एक ऐसे व्यक्ति की जान ले ली जो सच में सबका प्यारा था। अब इस कहानी की भयानक घटनाओं के बारे में बात करने से पहले मैं पीड़िता के बारे में बात करना चाहता हूं। उनका नाम कैथरीन टॉर्बिक था। हमें पता है कि वो शिकागो के बाहर एक मेड स्पा में काम करती थीं। उनकी मौत की खबर पर सहकर्मियों ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। इसमें आंशिक रूप से लिखा था, हमारे साथ बिताए थोड़े ही समय में वो हमारे बहनचारे का हिस्सा बन गई थीं। वो हमारे कार्यस्थल में गर्मजोशी, ऊर्जा और सच्ची देखभाल लेकर आई थीं। उन्हें इस टीम का हिस्सा बनना पसंद था और हमें भी उनका होना अच्छा लगता था। उन्होंने ग्राहकों और साथियों दोनों पर ऐसा असर छोड़ा जिसे भुलाया नहीं जाएगा। यही बात उनके सहकर्मियों ने फेसबुक पर लिखी। CBS शिकागो के मुताबिक कैथरीन अपने 12 साल के बेटे को छोड़ गईं और गुजारा करने के लिए कई नौकरियां करती थीं। अभियोजकों के अनुसार वह उसी व्यक्ति द्वारा की गई कथित घरेलू हिंसा की सर्वाइवर भी थीं, जिसके बारे में अभियोजकों का कहना है कि उसी ने उनकी जान ली। और वो व्यक्ति वही था जिसके साथ वो लगभग एक दशक तक रिश्ते में थीं। 30 अप्रैल को चलिए शॉम्बर्ग इलिनॉय में उस भयानक दिन पर वापस चलते हैं। यह शिकागो के पास ही है। अधिकारियों को रात करीब 9:20 बजे सूचना मिली थी। यह कैथरीन टॉर्बिक के हालचाल जानने के लिए की गई जांच थी। कॉल करने वाले ने कहा कि वे उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे और चिंतित हैं। पुलिस ने घर में प्रवेश कर उन्हें पाया। शुरुआत में पुलिस ने कहा कि वह चोट के निशान थे, लेकिन कथित सच्चाई उससे कहीं ज्यादा भयानक है। घर में उन्होंने 56 वर्षीय संदिग्ध हत्यारे केविन मोडिकी को भी पाया। पुलिस का कहना है कि उसे गैराज में पाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार वे करीब एक दशक साथ थे, लेकिन पिछले महीने ब्रेकअप हो गया, जैसा CBS शिकागो ने बताया। पुलिस का कहना है कि जब उन्होंने ये भयानक खोज की, केविन मोडिकी के खिलाफ गंभीर घरेलू मारपीट के लिए गिरफ्तारी का एक लंबित वारंट था। ये उस बात से जुड़ा था जो उसने कथित तौर पर कुछ महीने पहले कैथरीन टॉर्बिक के साथ की थी। मोडिकी ने कथित तौर पर मार्च में उन्हें इतना घायल किया था कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। अब जब आप ये सुनते हैं तो जाहिर तौर पर बड़े सवाल उठते हैं कि ये कैसे हो सकता है, जबकि हाल ही में मोडिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के संज्ञान में थे, क्योंकि उन पर इस मामले की पीड़िता कैथरीन टॉर्बिक के साथ कथित हिंसा का आरोप था। स्थानीय मीडिया के अनुसार अदालत के दस्तावेज बताते हैं कि पुलिस को मोडिकी घर में मिला तो उनकी जेब में रिकॉर्डिंग डिवाइस थी और जो कुछ भी उस पर रिकॉर्ड है वो ऐसी चीजें हैं जो सबसे अनुभवी जांचकर्ताओं के साथ भी हमेशा के लिए रह जाएंगी। उनका आरोप है कि मोडिकी ने टॉर्बिक की हत्या के अलावा उसे लगभग 7 घंटे प्रताड़ित कर यौन शोषण भी किया। CBS का कहना है कि इस रिकॉर्डिंग में एक बिंदु पर जब आप उस डरावनी घटना को सुनते हैं तो मोडिकी को कुछ इस तरह कहते हुए सुना जाता है कि
अब पार्टी का समय है। और फिर कथित तौर पर प्रताड़ना जारी रही। अब कानून प्रवर्तन अधिकारियों का कहना है कि रिकॉर्डिंग रात करीब 2 बजे शुरू हुई थी और लगभग 9:30 बजे तक चली थी। WGN की रिपोर्ट के अनुसार रिकॉर्डिंग के आखिरी 4 मिनटों में टॉर्बिक का कथित रूप से गला घोंटकर मारा जाना रिकॉर्ड हुआ। अभियोजक कहते हैं कि इसमें मोडिकी की आवाज भी सुनाई देती है। कैथरीन टॉर्बिक की मौत से पहले उसने क्या कहा, इस पर बात करने से पहले हमें उसके कथित हिंसक अतीत पर चर्चा करनी होगी। हाँ, हम जल्द ही खोलेंगे। ग्रैंड ओपनिंग जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में होगी। तारीख जल्द बताएंगे। तो ये एक वीडियो है जो हमें यूट्यूब पर मिला, जिसमें केविन मोडिकी 2013 में एक स्पा की ग्रैंड ओपनिंग में दिख रहे हैं। मोडिकी का एक भाई है जो सदर्न कैलिफोर्निया में कथित तौर पर प्लास्टिक सर्जन है। 2017 में केविन ने अपने भाई की मदद की थी कि वो शिकागो क्षेत्र में एक मेड स्पा खोले, जिसका नाम मोडिकी मेड स्पा था। अब यहाँ अगस्त 2021 में केविन फेसबुक पर लोगों को बुला रहे हैं कि वे आएं, लेकिन इसी समय के आसपास हम यह भी देखते हैं कि चीजें ठीक से नहीं चल रही थीं। ये एक मुकदमा है केविन और उनके अब अलग हो चुके भाई और बिजनेस पार्टनर के बीच। अब इस मुकदमे में कैथरीन का भी जिक्र है और ये मुकदमा हमें उनके रिश्ते की एक झलक देता है। अब केविन के भाई जो प्लास्टिक सर्जन हैं ने केविन पर शिकागो के मेड स्पा से पैसे गबन का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि नवंबर 2021 में उन्हें केविन की हिसाब किताब में गड़बड़ी का पता चला। केविन ने कथित तौर पर उनके मेड स्पा से लगभग $500,000 अपनी निजी जरूरतों के लिए इस्तेमाल किए। अब मुकदमे में दावा किया गया है कि भाइयों ने एक योजना भी बनाई थी जिसमें वे महंगी और क्लासिक कारें खरीदने वाले थे और फिर उन्हें मुनाफे के लिए बेचने वाले थे। और जिस तरह से यह सौदा होना था उसके अनुसार केविन पैसे लेते, कार खरीदते और फिर कार को बिजनेस के नाम पर रखते। लेकिन केविन ने कथित तौर पर कारें अपने नाम कर लीं। केविन पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने बेटे की जीवन बीमा पॉलिसी का इस्तेमाल करके $1,10,000 की कार खरीदी। अब मुकदमे से पता चलता है कि जब केविन के भाई ने उनका सामना किया तो केविन ने कथित तौर पर अपने भाई को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उनके भाई ने केविन के खिलाफ संरक्षण आदेश हासिल किया और केविन को शिकागो इलाके के मेड स्पा के मैनेजर पद से हटा दिया, जो 2022 के आसपास बंद हो गया। अब मुकदमे में कैथरीन का नाम आता है। बताया गया है कि केविन की संदिग्ध कार खरीद के वक्त कैथरीन वहां थीं। मुकदमे के अनुसार वे फरवरी 2021 में ब्राउन्सविल टेक्सास गए थे ताकि $80,000 से ज्यादा की कार खरीद सकें। अब फिर यह उल्लेख किया गया है कि कैथरीन ने वास्तव में इस मामले में गवाही दी थी और उन्होंने आरोप लगाया कि केविन ने ये महंगी कारें अपने फंड से खरीदी थीं, जैसा कि केविन ने कहा था, और ये कारें उनके नाम पर थीं। उन्होंने कहा कि जब केविन का भाई उसे पैसे नहीं भेजता था तो केविन परेशान नजर आता था। अदालत ने केविन के भाई के पक्ष में फैसला दिया, पर केविन इस फैसले के खिलाफ इस साल तक अपील करते रहे। अब कई साल बाद 2021 के बाद जब आर्थिक रूप से केविन मोडिकी के हालात बिगड़ गए, उन पर अब कैथरीन टॉर्बिक की हत्या का आरोप है। अभियोजकों के मुताबिक ऑडियो रिकॉर्डिंग में मोडिकी कैथरीन पर उसे धोखा देने का आरोप लगाते सुनाई देता है, जिसे वो नकारती हैं। कैथरीन उस पर चिल्लाकर कहती है कि वो उसे चोट पहुंचाना बंद करे, लेकिन वो नहीं रुकता। CBS के अनुसार कैथरीन भागने की कोशिश में थीं, लेकिन उन्हें डक टेप से बांध दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्डिंग के अंत में मोडिकी ने खुदकुशी की बात कही, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे डरावनी बात यह है कि CBS के अनुसार टॉर्बिक ने पुलिस के लिए वीडियो बयान रिकॉर्ड किया, क्योंकि उन्हें डर था कि मोडिकी एक दिन उन्हें मार देंगे। 12 मार्च को उसने उसके खिलाफ एक गंभीर आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी और वो चिंतित थीं। केविन मोडिकी के हमले के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब इसी समय यह भी बताया जा रहा है कि हत्या के समय मोडिकी और टॉर्बिक एक साथ रहते थे। पुलिस ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। मोडिकी हिरासत में है। उस पर प्रथम श्रेणी की हत्या और गंभीर आपराधिक यौन हमले के 3 आरोप हैं। वो 23 मई को फिर अदालत में पेश होगा। अब हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए शिकागो पुलिस के रिटायर्ड डिटेक्टिव कमांडर विल स्विलार जुड़े हैं। तो शिकागो में WBBM वो आउटलेट था जहां मैंने देखा कि केविन मोडिकी के खिलाफ मार्च में इस मामले की पीड़िता कैथरीन टॉर्बिक से जुड़े एक कथित घरेलू हिंसा की घटना के संबंध में एक लंबित गिरफ्तारी वारंट था। हमारे पास सारी जानकारी नहीं है,
लेकिन आमतौर पर ऐसा कैसे होता है? अगर उसने मार्च में हमला किया था, तो पुलिस उसे गंभीर घरेलू मारपीट का आरोपी बनाती। वो अभी भी सड़कों पर क्यों है? और पीड़िता के इतना पास कैसे है कि उसकी जान ले सके? हाँ, मुझे नहीं पता कि वे पेंडिंग से क्या मतलब निकाल रहे हैं। इस बारे में मैं बस यही सोच सकता हूँ। अम, क्या वे वारंट जारी कराने के लिए उसका बयान लेने का इंतजार कर रहे थे? क्योंकि ये उसकी दी हुई जानकारी पर ही करना पड़ता है। घरेलू हिंसा मामलों में बिना वारंट भी गिरफ्तारी हो सकती है। अगर आपको दुर्व्यवहार के सबूत मिलते हैं, तो आप शिकायतकर्ता या पीड़िता के मुकदमा दर्ज कराने का आग्रह किए बिना भी गिरफ्तारी कर सकते हैं। क्या वे कहना चाहते हैं कि वारंट जारी हुआ पर लागू नहीं हुआ क्योंकि वे उसे नहीं ढूंढ सके? मुझे नहीं पता उनका वहां क्या मतलब है, लेकिन ये एक भयानक स्थिति है। लंबित वारंट का क्या मतलब है, मुझे नहीं पता। हे भगवान, कितना भयानक है। हाँ, बिल्कुल। और हम जल्द ही पुलिस के अनुसार उस ऑडियो रिकॉर्डिंग और उसमें कैद भयावह बातों पर बात करेंगे। घरेलू हिंसा की घटनाएं बहुत मुश्किल होती हैं। ये जोड़ा करीब 1 दशक से साथ था, ऐसा बताया गया है। और मेरा मानना है कि अगर आप पुलिस हैं और इस मामले में भी ये साफ नहीं है कि उस रात वे कैसे मिले, कौन कहां गया। मुझे पता है कि कहा जा रहा है वे अब भी कुछ हद तक साथ रह रहे थे। जैसे ऐसे मामले में आपको कौन-कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जहां साफ तौर पर शारीरिक हिंसा का इतिहास है? पुलिस क्या कर सकती है जिससे दोनों एक दूसरे से दूर रहें या वो उससे दूर रह सके? ये बहुत मुश्किल है। अगर एक पक्ष या दोनों पक्ष ऐसा नहीं करेंगे, इफ 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 अगर पीड़ित पक्ष आरोपी से लगातार संपर्क में रहता है, तो पुलिस के लिए कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। क्या कोई सुरक्षा आदेश है? क्या वो सुरक्षा आदेश के लिए शपथ पत्र देकर आवेदन करती है? हम सुरक्षा आदेश लागू कर सकते हैं अगर वह निर्धारित दूरी के भीतर आता है, लेकिन उसे इसके लिए शपथ पत्र देकर आवेदन करना होगा। इस घरेलू हिंसा का जो पैटर्न है, जो इतनी हिंसक तरीके से खत्म होता है, वो धीरे-धीरे बढ़ता है। ये एक थप्पड़ से शुरू होकर यहाँ तक पहुँचता है और अब ये हत्या पर खत्म होता है। मुश्किल ये है कि मुझे नहीं पता लोग रिश्तों में क्यों रहते हैं, चाहे कारण आर्थिक हो या भावनात्मक। मुझे कारण नहीं पता, लेकिन बतौर पहले संपर्क वाले पुलिस अधिकारी, जो सबसे बड़ी बाधा हम देखते हैं वो ये है कि भले ही संरक्षण आदेश हों, फिर भी किसी न किसी वजह से वे एक दूसरे से दूर नहीं रहते और फिर बात यहां तक पहुंच जाती है। हाँ, और हमने अफसोस की बात है, बहुत सारे घरेलू हिंसा के मामले देखे हैं, जहां ये कोई सीधी सपाट बात नहीं होती। आप जानते हैं, लोगों के रिश्तों में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, और पुलिस के लिए इन हालात में जो भी कर सकते हैं, वो करना वाकई बहुत मुश्किल हो सकता है। अब इस ऑडियो रिकॉर्डिंग पर आते हैं, जो वाकई में बेहद डरावनी है। और आप, जिन्होंने अपने करियर में शिकागो क्षेत्र में कई हत्याओं की जांच की है, बस आप जानते हैं, मैं तो इस कहानी की जानकारी पढ़कर ही हैरान रह गया। मेरा मतलब है, शायद ये पूछना सही नहीं, लेकिन जब आपने सुना कि उसने कथित तौर पर इस आदमी के हाथों 7 घंटे क्या-क्या झेला, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? मैं सोच रहा हूं कि उस लड़की ने 7 घंटे जो डर और भय झेला, वो कितना भयानक रहा होगा। क्या वो जानबूझकर रिकॉर्ड कर रहा था? ये बहुत बीमार मानसिकता है। और मेरा दिल उस लड़की के लिए दुखता है जिसे ये सब सहना पड़ा, चाहे स्थिति कुछ भी रही हो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, चाहे वो दुर्व्यवहार करने वाले के पास वापस गई हो या नहीं, उस स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके आखिरी घंटे बहुत डरावने थे और बस इसका रिकॉर्ड होना ही। मेरे पास ऐसे मामले रहे हैं जहां गलती से रिकॉर्डिंग हो गई, जैसे फोन ऑन था या कुछ चालू रह गया और आप गलती से उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर ये जानबूझकर था, तो मुझे समझ नहीं आता इस आदमी के बारे में क्या कहूं। हाँ, और जांच के नजरिए से देखें तो 30 अप्रैल की शाम 9:20 बजे पुलिस वहां मौजूद होती है। किसी का कैथरीन टॉर्बेक से संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसलिए इस पते पर हालचाल जानने के लिए पुलिस जांच बुलवाई गई। वे वहां जाते हैं और उन्हें उसकी लाश मिलती है, और फिर वे केविन मुडेकी को भी, जैसा कि वे कहते हैं, गैराज में पाते हैं। तो अब आपके सामने ये दो लोग हैं, और उस समय तक शायद आपको समझ आ गया होगा कि उस पर उसकी जान लेने का आरोप लगाया जाएगा। इसे जोड़ने के लिए आप आगे क्या करते हैं? मेरा मतलब है, निश्चित रूप से अब आपके पास ये है, जितना भयानक है। आप जानते हैं, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जो इस केस को सुलझाने में बहुत बहुत मजबूत सबूत हो सकती है।
हाँ, मेरा मतलब है यह भी किसी हत्या की जांच जैसा ही है। आपको घटनास्थल की पूरी जांच करनी होती है। मुझे लगता है वहीं उन्हें ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली होगी। घटनास्थल की जांच करो। आप जानते हैं, व्यक्ति को जेल ले जाओ। जैसा करना चाहिए वैसे उसकी प्रक्रिया पूरी करो और फिर केस के काम को आगे बढ़ाओ। और आप जानते हैं, जैसे हर दूसरे केस में होता है, वो ऑडियो बस एक और सबूत है। वहां और भी सबूत है। आप उससे सैंपल लेंगे, उससे नाखूनों के नीचे से नमूने लेंगे, जैसा आप किसी दुर्व्यवहार या बलात्कार हत्या के मामले में करते हैं, और आखिरकार यही मामला सामने आएगा। रिकॉर्डिंग उसके खिलाफ बहुत ही मजबूत सबूत है। ये एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। अगर वीडियो होती तो वो उसके खिलाफ और भी ज्यादा मजबूत सबूत होती। ये जांच का सिर्फ एक हिस्सा है। इसे सही से प्रोसेस और फोरेंसिक जांच के बाद बाकी हत्या मामलों की तरह केस बनाना होगा। इसमें क्या चुनौतियां हैं? मेरा मतलब है, ये भयानक है और बाहर से देखने पर मुझे लगता है कि यहाँ कथित तौर पर क्या हुआ, ये स्पष्ट है। लेकिन अदालतें बहुत अलग हो सकती हैं, खासकर जब डिफेंस वकील अपनी रणनीति अपनाते हैं। इस समय आपको किन चुनौतियों का सामना हो सकता है? मान लें, आपके पास ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग से मामले को आगे बढ़ाने या सजा दिलाने में क्या सीमाएं हो सकती हैं? देखिए, आपको या किसी को बताना होगा कि ये आवाजें किन की हैं। ये मेरी बेटी, बहन और वही आदमी है। किसी को सामने आकर साफ बताना पड़ेगा कि ये वही लोग हैं। आप समझ रहे हैं? और फिर से सुनने वालों को ये बात शायद अजीब लगे, लेकिन ये बचाव पक्ष की रणनीति है। यही वो करते हैं। वे कहते हैं कि आप साबित नहीं कर सकते कि ये मेरा मुवक्किल है, लेकिन हाँ, हम साबित कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये सबूत है। आम, जैसा कि मैंने कहा, ये उसका एक हिस्सा है। वे मानसिक स्थिति के बारे में भी बात करेंगे। वे यही बात उठाएंगे। मुझे याद है, लेख में पढ़ा था कि उन्होंने कहा था कि वो ठीक हालत में नहीं था, या नशे में था, या किसी नशीले पदार्थ के असर में था। वे इसी का इस्तेमाल करेंगे। वे कहेंगे, आप जानते हैं, वे सही मानसिक स्थिति में नहीं थे। ये सभी बचाव के तरीके हैं जिनका वे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए शुभकामनाएं। क्योंकि जब आप एक अभियोजक के रूप में वर्षों से चले आ रहे इस दुर्व्यवहार के पैटर्न को दिखा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उसे बड़ी समस्या होने वाली है। और इसके साथ ही, मान लीजिए अगर वे कोई दलील भी देते हैं, जैसे कि ठीक है, वह ठीक हालत में नहीं था। आप जानते हैं, मुझे नहीं पता कि इस पर मानसिक स्वास्थ्य की दलील क्या होगी, लेकिन जैसे इलिनॉय में केस चलते हैं, जहां आपको मौत की सजा नहीं मिलेगी, तो इनमें से कुछ भी उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुनी गई बातों को कैसे कम कर सकता है? आप जानते हैं, और ये आप सही कह रहे हैं। ऐसे कुछ मामलों में मौत की सजा होनी चाहिए। मुझे पता है कि बहुत से लोग इसके खिलाफ हैं, और आप जानते हैं, आप किसी ऐसे इंसान को मौत की सजा नहीं देना चाहेंगे जिसके बारे में आपको लगे कि वो शायद बेगुनाह हो या कुछ ऐसा हो। अगर ये मौत की सजा का मामला नहीं है, तो और क्या हो सकता है, मुझे नहीं पता। अम, एक अभियोजक के तौर पर मैं इस मामले की पैरवी करना चाहूंगा। लगता है सबूत बेहद मजबूत हैं। ये इस लड़की की मदद नहीं करता, ये उसके परिवार की भी मदद नहीं करता। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि वे ठीक रहेंगे। और फिर इस आदमी को रोकने वाला आखिर क्या है? 100 लोग। जिंदगी भर की जेल। मेरा मतलब है, ये बात है, जैसे एक ऐसा इंसान है और फिर हमने उसकी जिंदगी में थोड़ा झांका, तो पता चला कि उसके पास कभी बहुत पैसा था। ऐसा लगता है पिछले 5 सालों में वो इंसान अब उस मुगशॉट वाले से बिल्कुल अलग है। इस केस की जांच में इन दोनों लोगों के रिश्ते का इतिहास कितना मायने रखता है असल में? आखिरकार आपके पास वही है जो 30 अप्रैल को उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में 7 घंटों के दौरान हुआ था। देखिए, जब आप हमारे या पुलिस या जांचकर्ताओं के नजरिए से बात करते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उनका रिश्ता जैसा भी रहा हो। आप जानते हैं, वो रिश्ता उन आखिरी 7 घंटों में दुनिया का सबसे अच्छा भी हो सकता था, जब इस लड़की ने तकलीफ झेली। मैं उसी पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। मैं अपनी तरफ से सबसे मजबूत केस साबित करने पर ध्यान दे रहा हूं। और जब आप अभियोजन पक्ष की बात करते हैं, तो उन्हें न सिर्फ अपना केस बनाना होता है, बल्कि ये भी सोचना होता है कि बचाव पक्ष क्या करने वाला है। इससे फर्क पड़ता है और एक दलील उठ सकती है। मेरा मतलब है, इस मामले में मैं नहीं देखता कि वे किस तरह का तर्क ला सकते हैं, चाहे रिश्ते के हालात कुछ भी हों। आप अपने करियर में कितनी बार, मतलब आप क्या कहेंगे? और ये मैं सामान्य तौर पर घरेलू हिंसा की घटनाओं के बारे में पूछ रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है जब किसी भी कारण से, आप जानते हैं, किसी हिंसक साथी के साथ पहले भी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बातचीत हो चुकी होती है और फिर इनमें से कुछ मामलों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की काफी आलोचना भी होती है। आप जानते हैं, मैं एक बिल्कुल अलग तरह के मामले के बारे में सोचता हूं, लेकिन गैबी पेटिटो के मामले में हर कोई वो बॉडी कैम वीडियो देखता है
और निश्चित रूप से हमारे पास पीछे मुड़कर देखने का फायदा होता है। इसके बाद पुलिस की खूब आलोचना होती है। एक अधिकारी के रूप में आप कितनी बार ऐसी स्थिति में जाते हैं जहां घरेलू हिंसा की कॉल हो सकती है और आप समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ और भी चल रहा है, लेकिन फिर आप वहां से चले जाते हैं जहां उन खास मामलों में उस समय आप सच में कुछ नहीं कर सकते। और फिर मुझे लगता है आपके मन में कितनी बार यह चिंता आती है कि कहीं कुछ हो न जाए, कि कुछ गलत न हो जाए। और ऐसा है कि हाँ, वहां एक आप जानते हैं, हम उस घर गए थे, लेकिन उस समय आप भविष्य में क्या होने वाला है इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। खैर, अब इस पर कानून काफी साफ है। अगर आपको दुर्व्यवहार के सबूत मिलते हैं, तो आप अपराधी को गिरफ्तार करते हैं, चाहे पीड़ित चाहे या ना चाहे। मेरा मतलब है, ये बहुत साफ है। और फिर से, मैं ऐसी परिस्थितियों में रहा हूं, और बहुत समय पहले जब मैं पेट्रोलमैन था, तब आप लोगों को अलग करने की कोशिश करते थे और कहते थे, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के घर, तुम्हारी माँ के घर या कुछ ऐसे जगह छोड़ देता हूं। अब ऐसा नहीं करते। अब ऐसा नहीं करते। अगर आप दुर्व्यवहार देखें, तो गिरफ्तारी करें। ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए स्थिति टाल सकता है, लेकिन जो कर सकते हैं करना होगा। मुझे नहीं पता हम और क्या कर सकते हैं। घरेलू हिंसा के पीड़ितों की सुरक्षा के लिए और करना जरूरी है। लेकिन एक पुलिस अधिकारी के तौर पर आप जो कर सकते हैं वो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना, जो आपको करना ही चाहिए। बिल्कुल, और इस मामले में यही बात है, आप जानते हैं। और हम देखेंगे कि पुलिस की तरफ से पहले के संपर्क के बारे में और क्या जानकारी सामने आती है। कथित तौर पर 12 मार्च को कैथरीन टॉर्बिक अस्पताल जाती हैं, क्योंकि केविन मोडिकी ने उन पर कथित तौर पर हमला किया था। फिर जाहिर तौर पर उनकी एक रिकॉर्डिंग है जो उन्होंने खुद रिकॉर्ड की थी, जैसा कि शिकागो की सीबीएस न्यूज कहती है कि उन्होंने पुलिस के लिए रिकॉर्ड की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें डर है कि एक दिन वो उन्हें मार डालेंगे। और फिर आपके पास ये घटना है, मतलब अभी तक जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से आपके लिए इसमें क्या सबसे अलग लगता है, या फिर आपके मन में कौन से सवाल हैं जो आप उस स्थिति के संदर्भ में पूछना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग बस यही सोच रहे हैं कि आखिर ये सब इस मुकाम तक कैसे पहुंच गया। देखिए, मेरा मतलब वही है जो पहले कहा था। सुरक्षा आदेश कहाँ है? क्या कोई सुरक्षा आदेश था? क्योंकि इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को हस्तक्षेप करने का तरीका मिलता है। अगर वो 7 घंटे बंदी थी, तो फोन नहीं कर सकती थी। क्या फाइल में कोई सुरक्षा आदेश है? जब हमें किसी घर भेजा जाता है, तो पूछते हैं, क्या घरेलू हिंसा का इतिहास है? हाँ, ये इस घर से चौथी या पांचवी कॉल है। तो भले ही आप इस इलाके में नए हो, आपके पास ये जानकारी होती है जब आप अंदर जाते हैं, लेकिन ये जानकारी आपको मिलनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, काश मुझे पता होता प्रोटेक्शन ऑर्डर है या नहीं, क्योंकि ये कानून प्रवर्तन के लिए एक साधन है। ये सब होने के बावजूद मेरा मतलब है, और दुख की बात है कि हमने कई ऐसे मामले देखे हैं जहां प्रोटेक्शन ऑर्डर होने के बावजूद भी हिंसा हो जाती है। ऐसे आदेश का क्या असर हो सकता है, खासकर इन मामलों को रोकने में, क्योंकि कानून के अनुसार अगर उसे घरेलू मारपीट में गिरफ्तार किया जाता तो भी वो जमानत पर बाहर आ सकता था। और ऐसा लगता है कि उस समय उसे ऐसा करने से क्या रोक सकता था, अगर यही वो कथित तौर पर करना चाहता था। और यही मेरी बात है, कुछ भी नहीं। यही मेरी बात है। घरेलू हिंसा के पीड़ितों की सुरक्षा के लिए और भी चीजें होनी चाहिए। मेरा मतलब है, शायद, मुझे नहीं पता, कि और शेल्टर होने चाहिए, ताकि वे खुद को उस स्थिति से निकाल सकें और अपने परिवार को ले जा सकें। ये बहुत भयानक है, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑर्डर होना अच्छा है। कम से कम आपके पास कार्रवाई के लिए एक कागज होता है, लेकिन आखिर में वो सिर्फ एक कागज ही है। आखिर में, अगर अपराधी किसी तक पहुंचना चाहता है और वो व्यक्ति उसकी पहुंच में है, तो आप उसे रोक नहीं सकते। हाँ, ये एक बहुत ही भयानक मामला है। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो कुछ भी कथित तौर पर है, उसकी बारीकियों से गुजरना वाकई बहुत मुश्किल है। और आपको उन जासूसों, जांचकर्ताओं के बारे में भी सोचना पड़ता है, जिन्हें हर एक सेकंड सुनना पड़ता है और नोट करना पड़ता है कि क्या हो रहा था। आप जानते हैं, ये वही चीज है जो यकीनन जिंदगी भर याद रहती है। आप जानते हैं, इसे भूलना संभव नहीं, कागज पर पढ़ना भी मुश्किल है। शिकागो पुलिस विभाग के रिटायर्ड डिटेक्टिव कमांडर विल्सन वी लार, लॉन्ग क्राइम में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमें अच्छा लगा। धन्यवाद कृष। जाने से पहले मैं इसे स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ऐसी कहानियों में यह जरूरी है कि आप यहां दिख रही जानकारी के बारे में बात करें। अगर आप या आपके जानने वाले कोई भी घरेलू हिंसा के शिकार हो सकते हैं, तो आप नेशनल डोमेस्टिक वायलेंस हॉटलाइन 1800-799 सेफ पर कॉल कर सकते हैं, या आप स्टार्ट लिखकर 88788 पर मैसेज कर सकते हैं। आप गुमनाम रह सकते हैं। यह सेवा 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध है।
ये था ऑन द केस, लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत। यूट्यूब, स्पॉटिफाई पर सब्सक्राइब करें और अब पीकॉक पर भी देखें। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं, फिर मिलेंगे।